हेलो एस्पिरेंट्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 5 जून है। आज हम 4 जून की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। और आपका जो पीडीएफ वाला सवाल है, तो वो आपको ये टेलीग्राम आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये नाम है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो हमारा पिन किया हुआ कमेंट होता है, उसके अंदर जो लास्ट लिंक है, उसके अंदर आपको टेलीग्राम आईडी का वो फॉरवर्ड कर देगा वहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा ये पीआईबी का जो आप कह रहे हो कि रिलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। काफ़ी सारे सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे पीआईबी के अलावा जैसे इंडिया ईयर बुक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते थे। तो इंडिया ईयर बुक है वो पीआईबी का कंपाइलेशन ही था, तो उसी से ही आते थे। उसके अलावा जैसे मेरी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो पीआईबी से 51 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। 51 क्वेश्चन उनके पास में एविडेंस पड़े थे। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं ये दावा नहीं करता। लेकिन यदि 51 नहीं, चलो ठीक है, अब अगले साल 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सीरीज। ठीक है, तो आप रेगुलर रहना, बस इतना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल प्रथम विश्व योगा चैंपियनशिप से संबंधित है। आपको पता है कि योगा है वो हमारी 5000 साल पुरानी एक आध्यात्मिक विरासत है, और उसको एक स्पोर्ट्स की तरह बना के और बाद में हम ओलंपिक तक लेके जाने की हम कोशिश करेंगे। तो एक स्पोर्ट्स के तरह तरीके से एक प्रतिस्पर्धात्मक एक खेल के रूप में हम इसको स्थापित करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये आर्टिकल है। और ये अहमदाबाद के अंदर जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और उसके अलावा जैसे इससे क्या होगा कि रोजगार सृजन वगैरह इस तरीके से होंगी। और 21 जून को आपको पता है ये योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम है। और जो कोलकाता के अंदर इसका मुख्य आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है, मतलब विश्व योगा दिवस की बात कर रहा हूं इसके अंदर मैं। ठीक है, और ये है, ये चैंपियनशिप है, ये होगी अहमदाबाद के अंदर। तो और देख लेते हैं इसमें और क्या है। वैसे मैंने लगभग आपको बता दिया है। जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है ये। फिर उसके बाद में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य है कि चैंपियनशिप के माध्यम से हम इसको प्रतिस्पर्धी खेल बनाएंगे, पहचान देंगे। फिर भविष्य का लक्ष्य क्या है कि ओलंपिक या दूसरे खेलों के जो आयोजन है उसके अंदर भी योगा को शामिल किया जा सके। उसके बाद में कैरियर के नए अवसर सृजित होंगे। इससे क्या होगा कि जो खिलाड़ी है, प्रशिक्षक हैं, ऐसे लोग बन आएंगे सामने और उनके लिए रोजगार सृजित होगा। ठीक है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को होने वाला है, तो उसका मुख्य आयोजन है वो कोलकाता के अंदर होने वाला है। और इसकी थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उसके बाद में सरकारी पहल एक और क्या है, योग 365 अभियान चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय योग 365 अभियान चला रहा है। इसका मतलब है कि योग है तो वो 365 दिनों तक चालू रहे, और लोग इसको एक लाइफस्टाइल के अंदर कैसे शामिल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अभियान है, ये कैंपेन है। ठीक है। अगला आर्टिकल इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित है। आपको पता है कि ईवी है ये आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर शामिल किया जाता है। तो उससे संबंधित इंडिया और यूके ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ में सप्लाई चेन है वो कैसे बना के रख सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान करेंगे, या फिर कोई जोखिम वगैरह आता है तो उस टाइम पे कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो ये है। उसके बाद में टेक्सामीन है, ये आईएसएम धनबाद और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये तीनों मिलके एक संयुक्त पहल की है इन्होंने, उनकी भागीदारी है। टेक्सामीन है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। और एक इनोवेशन हब है, ये आईएसएम धनबाद है ना, उसके अंदर एक इनोवेशन हब है ये आईएसएम धनबाद के अंदर। जो माइंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह इस तरीके से है ना, कुछ ना कुछ इनोवेशन वगैरह होता है, तो उससे संबंधित ये काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में इनके मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे डेटा संचालित निगरानी, कि डेटा संचालित इनकी एक दूसरे की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके अंदर डेटा है तो उसका आदान प्रदान किया जाएगा, उसको समझा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल हैं वो हमारे लिए आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो जोखिम का टाइम होता है
उस टाइम पे ये प्रबंधन का काम करेंगे, एक दूसरे के साथ में रिस्क मैनेजमेंट का काम करेंगे। उसके बाद में जो डिसीजन मेकिंग है, ये दोनों देश हैं तो वो मिलकर इसके अंदर डिसीजन मेकिंग लेंगे कि जैसे नीति निर्माता है या उद्योग जगत है और शोधकर्ता है, उनको सूचित किया जाएगा और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के अंदर उनको सक्षम बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे इसका महत्व क्या होगा कि संसाधनों की सुरक्षा होगी हमारी। उसके बाद जैसे महत्वपूर्ण खनिज और मिशन है, ये मतलब ये राष्ट्रीय मिशन है, उसको बढ़ावा देगा। जो राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल मिशन ऑन मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स है ये, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है ये, सॉरी, ठीक है, तो इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया जाएगा। जैसे पहले इनकी भारत और यूके की एक प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल है, तो उसके तहत इसको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगले आर्टिकल पे हम चलते हैं। एक आपको पता होना चाहिए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी, ये एक गठबंधन है जो अमेरिका से लेड है, मतलब अमेरिका इसके अंदर मुख्य भूमिका निभा रहा है और उसके अलावा 14 देश और हैं इसके अंदर शामिल। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सप्लाई चेन को सही रखने के लिए और चीन पे निर्भरता कैसे कम की जा सकती है, तो अमेरिका ये एक संगठन इन्होंने बनाया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये आप अलग से नोट कर लेना इसको। फिर हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है। आपको पता है धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, तो उन्होंने 4 इंटरव्यू देने का उनको अनुभव है, तो वो आपको मेंस के अंदर जैसे आंसर राइटिंग कैसे करवाई जाती है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप गलतियां कर रहे हो, तो एक मेंटर के तौर पे वो काम करेंगे। उसके अलावा हमारा हिंदी लिटरेचर का एक नया बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है। अभी IRS हैं, इस बार सेलेक्ट हुए थे, तो अब उनका जो लवासना जाने से पहले एक बैच है वो हमने लॉन्च किया है। और आप देख सकते हो इसके अंदर 80 दिन की लाइव आंसर राइटिंग होगी। ऑडियो फीडबैक के थ्रू जो श्याम सर हैं वो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या आंसर राइटिंग के अंदर गलतियां कर रहे हो। उसके अलावा इसके अंदर 150 मॉडल आंसर दिए जाएंगे। तो श्याम सुंदर जी हैं, तो उनका हिंदी लिटरेचर के अंदर स्कोर है वो 269 था इस बार। तो आपको आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लवासना जाएं, उससे पहले ये एक लास्ट बैच ये लेने वाले हैं, उसके साथ में आप लाइव आंसर राइटिंग हिंदी लिटरेचर की वो इनके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल हमारा नेवा से संबंधित है। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। ये जो हमारी विधानसभाएं हैं तो उनको एक डिजिटल बनाने के लिए ये एक एप्लीकेशन है। जैसे आपको पता है कि पेमेंट से लेके पढ़ाई तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है, लेकिन जैसे हमारी विधानसभाएं हैं वो पेपरलेस बनाने के लिए उनके अंदर काफ़ी सारी जो फाइलें हैं उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको पेपरलेस बनाने के लिए हर किसी के लिए उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशली जो विधायक हैं और सांसद हैं तो उनको एक पेपरलेस तरीके से दूर बैठे सारी जानकारियां मिल सकें, उससे संबंधित ये एक एप्लीकेशन है। और इसके अंदर अब विधानसभाओं के अंदर जैसे काफ़ी सारी विधानसभाएं पहले थी और अब इसके अंदर वेस्ट बंगाल है तो उसको भी ऐड कर दिया गया है। ये वेस्ट बंगाल है तो इसको भी ऐड कर दिया है। और इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहली जो डिजिटल बनने वाली थी विधानसभा वो नागालैंड थी, और उसके बाद में काफी सारी विधानसभाएं हैं वो हो गई हैं। अब वेस्ट बंगाल है तो ये भी डिजिटल हो जाएगी इसके बाद में। फिर इसमें और क्या है हम देख लेते हैं। पहली बात तो इसका मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट संसदीय कार्य मंत्रालय है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है, ये इसकी नोडल एजेंसी होगी या मंत्रालय है ये। उसके बाद में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है कि विधानसभा है तो उनके कामकाज को आधुनिक बनाना, डिजिटलाइज करना, फिर कागज रहित बनाना, पारदर्शी, कुशल, नागरिक केंद्रित बनाना, इस तरीके से बनाने के लिए एप्लीकेशन है ये। और इसकी कार्यप्रणाली जैसे इसमें क्या क्या होंगे, जैसे क्वेश्चंस हैं या फिर कोई बिल आया है या नोटिस आया है या कोई कमिटीज का कोई रिकमेंडेशन है, इस तरीके से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं तो उनको डिजिटल रूप में ये प्राप्त कर सकेंगे। जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं भी बैठे इनको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में मंत्रालय का सहयोग ये मैंने आपको बता दिया कि संसदीय कार्य मंत्रालय है, ये इसके अंदर नोडल है। फिर ठीक है, तो नेवा के बारे में इतना ही था। फिर अगला आर्टिकल हमारा PIB बैकग्राउंडर्स की न्यूज़ है और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसको हम, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके अलावा एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है
उससे संबंधित एक आर्टिकल आया था। जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी वो परसों की न्यूज़ थी, उसको भी मैं जैसे ही टाइम मिलेगा, उसको मैंने कर रखा है, सेव कर रखा है, जैसे ही टाइम मिलेगा उसको भी हम कवर कर लेंगे। आज काफ़ी कम आर्टिकल थे, इसलिए मैंने एक पीआईबी बैकग्राउंडर है तो इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारे मेंस के अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर पीआईबी बैकग्राउंडर के अंदर आती हैं। और इस बार का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे पीआईबी बैकग्राउंडर से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पुरानी जो जो चीजें होती हैं, सारे मंत्रालयों की वेबसाइटों का सब कुछ मिला के संदर्भ बना के उसके बाद में एक पीआईबी बैकग्राउंड की ये न्यूज़ तैयार की जाती है पीआईबी के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल है हमारा, इंडिया का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की किस तरीके से जो 12 साल जो सरकार के हुए हैं, तो सरकार ने जैसे जैव विविधता के लिए क्या किया गया है, फिर कार्बन स्टॉक के लिए क्या किया गया है, और उसके अलावा जो वैश्विक संधियां हैं तो उसके अंदर हमने क्या है, आर्द्र भूमियों के लिए क्या किया है, वो सारी चीजें एक साथ के अंदर इसमें दे रखी हैं और उनको इस एक अलग तरीके से बांट के हमें एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, तो उसको हम अच्छे से नोट कर लेंगे। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है। ये जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा हमारे। तो सबसे पहले है कि ये भारत के जो हरित परिवर्तन के 3 स्तंभ इन्होंने बताए हैं। क्या क्या? एक तो ट्रस्ट, जैसे कि मतलब जन भागीदारी है और जो हमारी क्षमता है तो उसको निर्माण किया जा सके और एक ट्रस्ट पैदा किया जा सके, तो उसके लिए ये पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट इन नेचर्स एबिलिटी, नेचर की एबिलिटी टू रीजनरेट इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि जन भागीदारी के द्वारा हम नेचर को कैसे रीजनरेट कर सकते हैं। फिर पुनर्निर्माण, निर्माण है, ये बिल्डिंग है, जैसे मतलब अच्छी अच्छी संस्थाएं, जैसे आपको पता है एनटीसीए, इस तरीके की सरकार संस्थाएं बना के और पर्यावरण या जैव विविधता के अंदर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट कदम उठा सकते हैं, उससे संबंधित है कि भाई ये बिल्डिंग है, हम अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी है तो उसको अडेप्ट करेंगे। फिर जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए पर्यावरण है, जो स्वच्छ पर्यावरण है और सुरक्षित आजीविका है वो किस तरीके से प्रदान करेगा, ये 3 तरीके से इन्होंने बांटा है। उसके बाद में पहला स्तंभ है पर्यावरणीय सामर्थ्य और जैव विविधता का संवर्धन। पर्यावरणीय सामर्थ्य, पर्यावरण का सामर्थ्य और जैव विविधता का संवर्धन के लिए क्या क्या सरकार प्रयास किया है वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं। एक अलग शुरुआत यहीं से ही होती है और इसके अंदर फॉरेस्ट एंड ग्रीन कवर, सबसे पहले इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कि फॉरेस्ट और ग्रीन कवर को हमने बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, उससे संबंधित ये 4-5 पॉइंट पहले दे रखे हैं। फिर उसके बाद में जैव विविधता के लिए क्या किया है, अलग अलग पॉइंट पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट होती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये हर 2 साल से रिलीज की जाती है और ये 2021 के अंदर थी, इससे पहले अब 2023 की है, तो ये सबसे लेटेस्ट है अभी। तो इसके डेटा हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, और आप मेंस के अंदर भी कहीं भी इसको यूज में ले सकते हो। तो जो वन और वृक्ष आवरण है कुल, वो 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है, 8.27 लाख। और जैसे कुल जो वन वृक्ष क्षेत्र है, वन और वृक्ष आवरण है, तो ये 25.17, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, 25.17% है। उसके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो तो 21% है और वो 3% है ये ट्री कवर है, तो इन दोनों को मिला के ये 25.17 हो जाता है। और हमारा टारगेट क्या है, 33% का टारगेट है। अब कौन से एक्ट के अंदर है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि ये 33% का हमने किसके अंदर डिसाइड किया था, किस एक्ट के अंदर हमने डिसाइड किया था। उसके बाद पहली बात तो आईएसएफआर रिपोर्ट है, ये दिखाती है कि हमारा वन और वृक्ष आवरण है वो बड़ा है। फिर उसके बाद कार्बन स्टॉक है, कार्बन स्टॉक है तो वर्तमान में भारत के वनों के अंदर 30.43 अरब कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक आपको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं तो उनको जो कार्बन को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी होती है तो वही कार्बन स्टॉक होता है, तो वो हमारा 30.43 बिलियन टन है। उसके बाद में ग्रीन इंडिया मिशन 2015-16 के अंदर ये शुरू हुआ था और राज्यों के अंदर इतने करोड़ जारी किए जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्रीन इंडिया मिशन है तो वो क्या है। तो ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर क्या है कि जैसे पेड़ पौधे उगाना, ये सब भागीदारी के साथ में किस तरीके से आप वन और वृक्ष आवरण को बढ़ा सकते हो, उसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन था ये। उसके बाद में कैंपा फंड है, इसको कहते हैं कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, इसके तहत था। तो इसमें आपको पता है यदि कोई इंडस्ट्री नया कोई एक प्लांट स्थापित करना चाह रही है और उसके लिए वो जंगल काटती है, तो उसकी बजाय वो जब उसने काटा है तो उसकी बजाय उसको प्रतिपूरक के तौर पे या तो ऐसी एक नई जमीन पे वहां उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे या फिर एक फंड होता है उसके अंदर उनको हर्जाना देना पड़ता है उसका, तो वो कैंपा फंड है। फिर
इसके अलावा नगर वन योजना है, नगर वन योजना है, इसके तहत देश के अंदर 100 जो नगर हैं उनके अंदर नगर वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। उसके अलावा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है। ये आपको पता है कि जो अरावली है तो उसके अंदर जो हमारा थार का मरुस्थल है वो अरावली के इस तरफ आ रहा है, तो उसके लिए उसके बजाय वहां पे एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। ये जो अफ्रीका के अंदर एक ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका कहते हैं, तो उसके आधार पे ये बना रही है यहाँ पे सरकार अरावली के लिए। ठीक है, तो वहां पे सारा मरुस्थल आपको पता है, तो उसके विस्तार को रोकने के लिए है। और वो जो एक्ट नहीं था वो नीति थी 33% वाली है, वो नीति आपको बतानी है कौन से ईयर की है, एक्ट नहीं है वो। फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान है, ये 2024 के अंदर शुरू किया था। और इसको जैसे मेरी लाइफ पोर्टल है, मेरी लाइफ एक पोर्टल है, तो वहां पे एक डेटा रहता है कि कौन कौन कितने कितने पेड़ लग चुके हैं, तो उसके लिए डेटा है, तो वो यहां पे रहता है मेरी लाइफ पोर्टल के ऊपर। उसके बाद में नदियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जैसे एक नमामि गंगे कार्यक्रम है वो चल रहा है। ठीक है, ये जून 2014 के अंदर शुरू हुआ था। जो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं तो उनको साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए ये अभियान चलाया गया था, नमामि गंगे कार्यक्रम, जो मार्च 2026 तक इसके दूसरा चरण था। उसके अंदर इतने बजट हो गया, वो हमारे काम का नहीं है। फिर औद्योगिक प्रदूषण है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है तो उसका लोड है, तो उसको भी कम किया जा रहा है। जैसे 26 टीडीपी था, उससे घटकर अब 2024 के अंदर 10.75 टीडीपी रह गया है। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में इस बार क्वेश्चन आया था, तो आपको पता है कि डॉल्फिन है ये भारत की जो सर्वेक्षण है 28 नदियों के अंदर सर्वेक्षण किया गया है, तो अनुमानित संख्या इतनी है इनकी। उसके बाद में आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि है तो वो रामसर स्थल है, तो उनकी संख्या पहले 26 थी, पहले 26 संख्या थी 2014 के अंदर, और वो बढ़ के अब 99 हो गई है। अप्रैल 2026 तक का डेटा है। अब कितनी हो गई है रामसर साइट? 99। ठीक है, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय योजना एनपीसीए, नेशनल प्लान फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए एक आई थी, स्कीम आई थी कंजर्वेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये नेशनल प्लान था। तो इस तरीके से नदियों की कायाकल्प के लिए क्या क्या किया जा रहा है, एक तो नमामि गंगे कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, आर्द्रभूमि के लिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय योजना बना रहे हैं आर्द्रभूमि के लिए। अब रामसर स्थल है तो वो बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई है। मैंग्रोव संरक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मिष्टी योजना है, मिष्टी स्कीम है, तो वो 100 करोड़ के परिव्यय के साथ में हो रही है। मिष्टी स्कीम के बारे में आपको पता है कि वहां पे सिर्फ मैंग्रोव को बचाना नहीं, वहां के जो लोकल लोग हैं तो उनकी आजीविका भी बनी रहे, उसके लिए स्कीम चलाई थी। उसके बाद में मैंग्रोव का आवरण है वो 2013 के अंदर सिर्फ इतना ही था, 4,500 वर्ग किलोमीटर था लगभग, और वो 5,000 के समथिंग होने वाला है अभी 2023 के अंदर। फिर तटीय और समुद्री संरक्षण, ब्लू होराइजन, जैसे मतलब राष्ट्रीय तटीय मिशन है, नेशनल कोस्टल मिशन, ये चलाया गया है 2025 से 31 के बीच में। ठीक है, फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, आपको पता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये कौन देता है, ये कोस्टों के लिए होता है, तटों के लिए, FEE करके संस्था है वो देती है इसको। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, तो वो क्या है कि 2020 में 8 तटों से शुरू होके और अब 18 तटों पे पहुंच गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना है, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान है, इसके अंदर कछुओं को बचाने के लिए ये परियोजना थी। फिर इसकी दर है वो दर्ज की गई है, ये काम का नहीं है वैसे इतना डेटा, पर आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से ये चल रहे हैं, देखो प्रोजेक्ट टाइगर है, आपको पता है 1973 के अंदर चला था। प्रोजेक्ट चीता है वो अभी हम चला रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट लोयन है ये चल रहा है। फिर स्नो लेपर्ड के लिए चल रही है स्कीम, कौन सा, एक तो सिक्योर हिमालय है ये चल रहा है। उसके अलावा SPAI इनिशिएटिव है ये चल रहा है। उसके अलावा एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है, और वन हॉर्न राइनो है, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी हम संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इतने सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए हम कर रहे हैं, संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में पिलर 2 है, पिलर 2 है सतत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्षमता का विस्तार, मतलब एक्सपेंशन ऑफ नेशनल कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है या फिर कोई दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल जो इनिशिएटिव है, तो वो उससे किस तरीके से एक सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के लिए, सरकार के द्वारा, तो वो है। तो इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है,
उसके लिए सरकार क्या करी है कि इनकी प्रसंस्करण क्षमता है तो उसको बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद में डंप साइट मुक्त भारत, डंप साइट मुक्त भारत है, इसके तहत जैसे मतलब इतने शहर हैं, 1000 से ऊपर शहर है, उसके अंदर डंप साइट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है। डंप साइट आपको पता है कि वहां पे जो शहर का पूरा कचरा होता है तो वहां पे जाता है, तो उसको एक बायो रेमेडिएशन टेक्निक होती है, जैसे मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं या फिर आप कह दो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको वहां पे छोड़ के और उसको डंप साइट को एक बायो रेमेडिएशन तरीके से उसको साफ करवा दिया जाता है, उसको जलाने की या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, उस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। फिर रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चलाया गया है, डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चलाया गया है, DRAP, ठीक है। फिर नियमन के लिए जैसे ठोस अपशिष्ट है प्रबंधन नियम बनाए गए थे 2026 के अंदर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे कोई अपशिष्ट उत्पादन करता है, जैसे ठोस अपशिष्ट है तो वो बनाता है या किसी को फेंकता है, तो उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो इसका वापस रिसाइकिल करने के अंदर, वो प्रोसेस के अंदर वही खर्चा उठाएगा और वही सारी, जैसे मान लो एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली कंपनी है तो वही उसको वापस आके और प्लास्टिक को, कचरे को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके उसके बाद में उसको एक रिसाइकिल करना है या फिर क्या करना है वो आगे देखेंगे वो, ठीक है, खुद ही करेंगे। उसके बाद में तो वो ये अनिवार्यता हो गई है इसकी, ठीक है। इसका है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, EBWGR, ये मैंडेटरी कर दिया है। उसके बाद में सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी वही चीज है कि मतलब जो प्रोड्यूसर है तो उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस तरीके से वो रिसाइकिल करेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो वो उसी की जिम्मेदारी होगी जो ठोस अपशिष्ट होगा उसको निपटाने के लिए। जैसे प्लास्टिक है, ई कचरा है या बैटरी है या बेकार टायर है, तो इनको क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत किया जाएगा इसके द्वारा। उसके बाद में रिसाइकिलिंग के कुछ आंकड़े हैं, जैसे इतना इतना था, ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। फिर हरित कौशल अनुसंधान, हरित कौशल अनुसंधान, जैसे दो स्कीम चल रही है, EEAT और EEARSD। आपको पता है कि कोई भी सरकार कितनी भी स्कीम लेके आ जाए, लेकिन पर्यावरण की जो जिम्मेदारी है वो जो जन भागीदारी है उसके बिना पूरी नहीं हो सकती। और एक छात्रों को किस तरीके से जागरूक बना के और उसके बाद में जन भागीदारी द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है, उसके लिए स्कीम है ये EEAT और EEARSD, ठीक है। उसके अलावा नेशनल ग्रीन कॉर्प्स हैं, तो इन्होंने इको क्लब कहाँ गए, हाँ, इको क्लब बनाए हैं, 1 लाख से ज्यादा इको क्लब बनाए हैं जो एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए काम करेंगे। उसके बाद में तकनीक और अनुसंधान के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे भारतीय वन्यजीव संस्थान है, WII है, तो ये देहरादून के अंदर है, तो उसने नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग की है कि जो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है तो उनके कुछ जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, तो उनके जो जीन है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। फिर अवैध शिकार को रोकने के लिए एक हॉक सिस्टम और गत सूचना मोबाइल प्लेटफॉर्म, जैसे उनकी जो इलीगल पोचिंग है, अवैध शिकार है, उसको रोकने के लिए एक AI आधारित हॉक सिस्टम होता है और उसके अलावा एक गत सूचना पोर्टल है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो अधिकारी हैं उनको पता चल जाएगा, ये AI जनरेटेड होते हैं और उनसे इनको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इलीगल पोचिंग होने वाली है। फिर आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के लिए 2019 के अंदर हमने इसके अंदर आपदा प्रबंधन योजना है उसके अंदर संशोधन किया था। फिर कॉमन अलर्टिंग प्रोग्राम प्रोटोकॉल है, इसको लागू किया जाता है, फिर चेतावनी दी जाती है इसके द्वारा। फिर उसके बाद में जैसे बिजली होने वाली है, बिजली गिरने वाली है, तो दामिनी है, ये एक प्लेटफॉर्म है, फिर ये ऐप है। फिर मौसम ऐप है कि मौसम की जानकारी के लिए, एक मेघदूत ऐप है। तो इस तरीके की ऐप है, ये आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने बनाई है। उसके बाद में ग्रीन क्रेडिट नियम है, हरित क्रेडिट कार्यक्रम। आपको पता होना चाहिए कि एक ग्रीन क्रेडिट होता है, जैसे कुछ कंपनियां हैं तो वो एक जो पर्यावरण से संबंधित अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाती हैं तो उनको कुछ ग्रीन क्रेडिट मिलता है और उसके बदले उनको कुछ पैसा मिलना, या फिर उनको वो दूसरे क्रेडिट हैं, वो दूसरी कंपनियां हैं जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, जो क्लाइमेट को बचाने के लिए, CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए, कुल मिला के तो CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए यदि वो प्रयास नहीं कर रही हैं तो उस क्रेडिट को खरीद सकती हैं वो। तो इस तरीके से जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ये लेन देन की प्रक्रिया होती है। उसी तरीके से एक हरित क्रेडिट कार्यक्रम है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें एक साथ में आती हैं, जैसे मतलब 8 चीजें हैं इसके अंदर, जैसे हो गया एक जल प्रबंधन हो गया, या फिर अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, या फिर वायु प्रदूषण से संबंधित दूसरे चीजें, पेड़ लगाना हो गया। इस तरीके से काफी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो ये हरित क्रेडिट कार्यक्रम है,
इसके अंदर भी क्रेडिट दिया जाता है। तो ये 12 राज्यों के अंदर ये 2023 के अंदर शुरू हुआ था, और इतने हेक्टेयर खराब वन भूमि है तो उसके तहत हरा भरा करने के लिए इसको चुना गया है। उसके बाद में नेतृत्व और कूटनीति द्वारा विश्वसनीयता को सशक्त करना, ये तीसरा पिलर है कि किस तरीके से नेतृत्व के द्वारा या कूटनीति के द्वारा भारत सरकार है वो पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। तो एक तो है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपको पता है कि भारत है तो ये तो अभी जैसे 100 साल से 50 साल से इतने ही साल हुए हैं, जैसे आज़ादी के बाद में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था, लेकिन जो विकसित देश हैं तो वो काफ़ी सालों से जो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, तो जितनी जिसको खराब पर्यावरण को खराब करने के अंदर जितनी जिसकी भागीदारी है, तो उतनी भागीदारी के हिसाब से वो किस तरीके से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, जिन्होंने ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान दिया है, पहुंचाया है, तो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। तो उसके लिए एक CBDR फ्रेमवर्क था, उसका नेतृत्व भारत ने किया था फिर वो बनाने के लिए। फिर जलवायु लक्ष्य NDC, ये आपको पता है जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो डिसाइड किए गए थे। उसके बाद में अलग अलग जो COP हुए थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, तो उसके अंदर भी अलग अलग चीज किए थे, लक्ष्य निर्धारित किए अलग अलग देशों के अंदर। फिर उत्सर्जन तीव्रता, जैसे इसके अंदर क्या हुआ था, NDC के अंदर उत्सर्जन तीव्रता है तो वो 2005 के स्तर से कम करके हमें 35% कमी का लक्ष्य था, है ना, तो वो लक्ष्य 11 साल पहले ही हमने पूरा कर लिया है। उसके अलावा जो स्वच्छ ऊर्जा वाला है पार्ट है, मतलब क्लीन एनर्जी का पार्ट था उसके अंदर NDC के अंदर, जो 2030 तक हमें 40% जो गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य हमारा था, तो उसको भी हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया। उसके अलावा जैसे कार्बन सिंक है, भारत ने जो कार्बन सिंक था CO2 उत्सर्जन के लिए, तो उसके अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार कर लिया है जितना उनको चाहिए था, फिर जो टारगेट के अंदर था। फिर भारत ने क्रमिक रूप से अपने NDC हैं उनको 1.0 2.0 इस तरीके से अपने लक्ष्यों को है ना आगे से आगे बढ़ाया। अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं उसके अंदर भारत ने अपने लक्ष्यों को और मजबूत किया है और बढ़ाया है कि हम और हिस्सेदारी दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। उसके बाद प्रमुख वैश्विक पहल, सरकार ने कौन कौन सी वैश्विक पहलें की हैं, तो एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हमने 2015 के अंदर, COP21 था पेरिस के अंदर, उसके अंदर हमने फ्रांस के साथ में मिलकर इसको शुरू किया था। उसके बाद में वन सन वन ग्रिड पहल थी, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, तो ये यूके के साथ में मिलकर हमने COP26 के अंदर किया था। उसके अलावा UNCCD COP14 हुआ था 2019 के अंदर, उसके अंदर जो दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था उसके अंदर भूमि क्षरण तटस्थता मतलब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए भारत ने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक हम लैंड क्षरण का न्यूट्रलिटी लेके आ जाएंगे। उसके अलावा CDRI है जो आपदा प्रबंधन के लिए एक अवसंरचना गठबंधन बनाया था 2019 के अंदर शुरू किया था, तो उसको भी ना जो दिल्ली के मुख्यालय बनाया था उसका जो मुख्यालय है वो CDRI है, ये आपदा प्रबंधन के लिए है अवसंरचना के लिए, तो वो दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय बनाया था और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इसको दर्जा मिला हुआ है। उसके अलावा मिशन लाइफ, ये हम कई बार कर चुके हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसकी शुरुआत की थी भारत ने। उसके अलावा जो G20 के अंदर दिल्ली के अंदर डिक्लेरेशन हुई थी उसके अंदर भी भारत ने किया था, मतलब जो टिकाऊ विकास है उसके लिए किया था काम, उसमें ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अपनाया था, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अपनाया गया था। उसके अलावा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो हम कई बार कर चुके हैं, 2 बार हमने देख लिया है बिग कैट अलायंस को, तो उसके लिए भी भारत लीडरशिप कर रहा है। तो इस तरीके से वैश्विक पहल है वो यही है कि मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, वन सन वन ग्रिड हो गया, उसके अलावा जो कार्बन क्रेडिट है तो उसके लिए हम NDC वगैरह इस तरीके से कर रहे हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमने क्या क्या भागीदारी की है, तो ये सब हमने देख लिया। फिर ये 2 क्वेश्चन है, कल वाले क्वेश्चन का आंसर एक में D है और एक में C है, मतलब ऑल करेक्ट वाले जो भी हैं वो देख लेना, ऑल करेक्ट वाले हैं सब कल वाले का आंसर। तो ये इसके आंसर आप लिख के बताना मेरे को। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला से संबंधित, इसको भी आप करके बताना। ये मेंस का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का है, जो मैंने अभी PIB बैकग्राउंड की न्यूज करवाई है तो उससे संबंधित है, ये भी आप बताना। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो हो सकता है कि हम कल सेशन नहीं लें, सीधा मंडे को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वो सेशन थोड़ा लंबा हो जाए, घंटे भर का रख लेंगे, लेकिन यदि मैं नहीं आता हूं कल तो फिर हम सीधा मंडे को मिलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।